हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट आंसर हम लोग करने वाले हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं इंश्योरेंस क्या है। तो यहाँ एक मीनिंग दिया गया है, वो रीड करते हैं पहले। इंश्योरेंस इज़ अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, यानी कि वो एक तरीका है, एक ज़रिया है जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है किसी भी फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस मतलब वो लॉस जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। द नेक्स्ट इज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट primarily used to hedge against the risk of a contingent और uncertain loss। यानी कि यहाँ पे हमें एक प्रोटेक्शन मिलता है उन रिस्क से जो कंटिंजेंट, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या अनसर्टेन लॉसेस है जिसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको जो रिस्क है वो सबसे मिनिमाइज करना है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है इंश्योरेंस। अब ये ऐसे रिस्क को कहा गया है जो लाइफ में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है किन के बीच में? बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। अब यहाँ पे इंश्योरर का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड का मतलब है कोई इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस खरीदता है वो, यानी कि मैं ये का कोई बिजनेस। वेयर बाय द इंश्योरर अग्रीज टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। अब इस मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है एक इंश्योरेंस ऐसा अग्रीमेंट है किन के बीच में? एक इंश्योरर, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंडिविजुअल के बीच में, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है, ये वादा करती है, ये अग्री करती है कि हाँ, अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई, उसको कंपेंसेट हम करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस तो वहाँ पे होते हैं। देन नेक्स्ट है द इंश्योर्ड हैज़ टू पे अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर। तो अगर आपको ये सर्विस चाहिए, आपको यानी कि आप इंडिविजुअल को, आपको ये अगर ये सर्विस चाहिए इंश्योरेंस की, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक फिक्स सम ऑफ मनी, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलरली पे करना होगा। या तो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, या ईयरली हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी पॉलिसी। तभी जाके इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो दो तीन चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर स्लाइड से समझ में आती है। पहली बात ये है कि जो इंश्योरेंस है वो आपको एक प्रोटेक्शन देता है फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट। दूसरा है ये एक अग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में, जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि आपको वो कंपेंसेशन देगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये कंपेंसेशन, आपको ये सर्विस सब कुछ चाहिए, तो आपको रेगुलरली कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा, और उस अमाउंट को हम कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या कहेंगे उसको? इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हम देखते हैं हमारा मेन आंसर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो 7 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, वन बाय वन सारे प्रिंसिपल्स करेंगे हम। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल हियर इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंडिविजुअल यानी कि इंश्योर्ड, उन दोनों के बीच में एक अच्छा गुड फेथ और ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि एक दूसरे की तरफ से कोई भी बातें इनको छुपानी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को सारे टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस प्रॉपर्ली समझाना है एक इंश्योर्ड को, और जो इंश्योर्ड है यानी कि इंडिविजुअल, बिजनेस, यानी कि जो एक पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, उनको भी सारे प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना है इंश्योरेंस कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, से मिस्टर एक्स ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, तो मिस्टर एक्स को अपनी हेल्थ को लेके सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इंश्योरेंस कंपनी को। मिस्टर एक्स को अगर कोई डायबिटीज़ है, हार्ट का इश्यू है, ये सब कुछ उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी के लेने के पहले ही इन्फॉर्म कर देना है। अगर मिस्टर एक्स ये इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि उनको शुगर था, उनको डायबिटीज़ था, और कोई हेल्थ में इश्यू आता है उनके, तब भी अगर वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में,
फिर भी इंश्योरेंस कंपनी उनके लिए कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है कि हेल्थ को लेके सारी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को मिलनी चाहिए, जो मिस्टर एक्स ने प्रोवाइड नहीं की। तो पहले एक गुड फेथ, एक भरोसा एक दूसरे के लिए होना चाहिए। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि एक सब्जेक्ट मैटर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट मैटर यानी किसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पे आपकी लाइफ है। अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो आपकी शॉप के लिए रिगार्डिंग फायर इंश्योरेंस, तो वहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो आपकी शॉप है, और अगर आग लग जाती है तो आपको उसके लिए क्लेम चाहिए। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड को कि अगर आपको कोई नुकसान होता है तो हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगे और आपको उस पोजीशन में लेके आएंगे जब आपको लॉस नहीं हुआ था। समझिए, आपने एक इंश्योरेंस लिया फॉर लॉस अगेंस्ट फायर, आपने आपकी शॉप के लिए इंश्योरेंस लिया और वहाँ पे आग लग गई। तो आग लग गई है और वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए आएगी, आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आएगी। फॉर एग्जांपल, आपने फायर इंश्योरेंस लिया था 2 लाख का, आपको नुकसान हुआ 1 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन 1 लाख का प्रोवाइड करेगी, यानी कि आपकी जो नुकसान है उसकी भरपाई यहाँ पे वो कर देगी। उसके बाद है फोर्थ प्रिंसिपल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हम पढ़ते हैं। समझिए, आप एक मोबाइल फ़ोन लिया, आपने मोबाइल फ़ोन लिया और आपने उसका इंश्योरेंस लिया कि अगर मेरा मोबाइल फ़ोन घूम जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कंपेंसेशन मिल जाए, यानी कि आपने वो इंश्योरेंस लिया रिगार्डिंग थेफ्ट, चोरी के लिए। अब 2 महीने आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया और ऐसा हुआ कि आप चले गए लोकल ट्रेन में, मुंबई के लोकल ट्रेन में, और वहाँ से आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया। अब मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ, अब भागते भागते गए पुलिस स्टेशन में और वहाँ रिपोर्ट लिखवाया। आपने FIR लिखवा दिया कि मेरा मोबाइल फ़ोन चोरी हो चुका है, और आपका फ़ोन चोरी हुआ और आपको याद आया कि हाँ, मैंने तो इसका इंश्योरेंस भी लिया है, और आप वो रिपोर्ट लेके पुलिस के पास से आप वो रिपोर्ट का कॉपी लेके आप गए इंश्योरेंस कंपनी के पास और आपने कहा, देखिए मेरा मोबाइल फ़ोन अब चोरी हो गया, ये रहा उसका प्रूफ कॉपी है जो मैंने यहाँ पुलिस के वहाँ लिखवाया है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपका सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, वो रिपोर्ट की कॉपी देखी और उनको आपकी बात सच लगी और वो प्रूफ भी हुआ कि आप सच कह रहे हो। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको आपके मोबाइल का जो भी अमाउंट था जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया था, आपको वो अमाउंट दे दिया, आपने वो अमाउंट ले लिया। अब विद इन फ्यू वीक्स, लाइक 3-4 हफ्ते हुए और आपको कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। ये कॉल आया और कहा कि आपका फ़ोन मिल गया। तो आप भागते भागते गए वापस पुलिस स्टेशन, कहा कि लाओ मेरा फ़ोन मिल गया, फ़ोन दे दो मुझे। बट पुलिस कहेगी नहीं, अब आपको वो फ़ोन नहीं मिल सकता है। अब वो फ़ोन किसको मिलेगा? अब वो फ़ोन मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि उन्होंने, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उसका अमाउंट तो दे दिया, कंपेंसेशन आपको कर दिया, यानी कि अब आपका कोई राइट नहीं है उस फ़ोन के ऊपर। अब इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो वो फ़ोन यूज़ कर सकती है, बेच सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक इंश्योर्ड है, वो 2-3 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाके एक प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस लेता है। फॉर एग्जाम्पल, से देयर इज मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है ₹1 लाख। मिस्टर एक्स गए 2 अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के पास। मिस्टर एक्स ने एक इंश्योरेंस कंपनी 1 के पास जाके सिर्फ 60,000 तक का इंश्योरेंस लिया और इंश्योरेंस कंपनी बी के पास जाके 40,000 का इंश्योरेंस लिया। अब उनकी जो प्रॉपर्टी थी 1 लाख की, वो डैमेज हो गई, नुकसान हो गई।
अब इंश्योरेंस कंपनी कौन सी वाली क्लेम प्रोवाइड करेगी? समझिए लॉस हुआ 30,000 रुपीज़ का, तो जो इंश्योरेंस कंपनी के पास ज़्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस लिया था वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा वो 30,000 के लिए, और जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है 40,000 का वो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन देगा उस नुकसान के लिए। तो यहाँ पे दोनों कंपनीज मिलके भरपाई करेगी, लेकिन जिसके पास हमने पॉलिसी का अमाउंट ज़्यादा रखा है वो ज़्यादा भरपाई करेंगे इन कंपैरिजन टू अनदर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये है कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी कि आपने इंश्योरेंस लिया आपकी प्रॉपर्टी को लेके रिगार्डिंग फायर, कि अगर फायर आग लग जाती है मेरे घर में तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेशन प्रोवाइड करे। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ओके हम आपको लॉस के लिए आपकी भरपाई करके देंगे, आपको हम लोग फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर आग लगती है पूरी कोशिश करो वो आग बुझाने की, जितना भी लॉस हो उसको कम करो, जिसे हम कहते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। आपने क्या एफर्ट दिया वो आग बुझाने के लिए, वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइन होता है कि आपको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर घर में आग लग जाती है और आप ऐसे ही घर के बाहर निकल गए और देख रहे हो कि आग लग रही है, ओके इंश्योरेंस कंपनी तो है ना मेरे लिए, क्या आपने फायर ब्रिगेड को कॉल किया था कि आप आइए मेरे घर में आग लगी, आग बुझाने के लिए? आपने किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को या आपने जाके पानी वानी में डाला था? कोई प्रूफ है कि आपने कोशिश किया कि आग का जो नुकसान है वो कम से कम हो? अगर वो प्रूफ नहीं मिलता है तो आपको शायद क्लेम ना मिले। सेवेंथ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट कॉज है उसके बिहाफ पे आपको क्लेम मिलेगा। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंश्योरेंस लिया आपकी प्रॉपर्टी को लेके लॉस बाय थेफ्ट के लिए, अब चोर आपके प्रॉपर्टी में आए, चोरी तो कर ली, साथ साथ जब वो घर से जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, घर को आग भी लगा दिया। अब यहाँ दो नुकसान हुआ, एक है लॉस बाय थेफ्ट भी हुआ, लॉस बाय फायर भी हुआ। तो आप इंश्योरेंस कंपनी को ये नहीं कह सकते हो कि मेरा बहुत नुकसान हुआ, जो लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय थेफ्ट हुआ। इंश्योरेंस कंपनी को कहेगी रुको रुको, आपने इंश्योरेंस कौन सा लिया? आपने इंश्योरेंस लिया था फॉर लॉस बाय थेफ्ट का, अगर चोरी हुई तो सिर्फ उसकी भरपाई करेंगे, बाकी अमाउंट की भरपाई जो आग लग गई वो तुम्हारा लुकआउट है, वो तुम जानो। तो ये है कि जो भी प्रॉक्सिमिटी में नुकसान है जिसकी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उनका ही आपको क्लेम मिलेगा। तो ये थे 7 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया हो। अब नेक्स्ट आंसर में हम लर्न करेंगे रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। So as of now, thank you so much dear students.